नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ट्रैक्स एंड ट्यूटोरियल्स के वीकली करंट अफेयर्स में। हम लेकर आए हैं आपके लिए मार्च महीने का भाग 2, जिसमें हम 9 मार्च से 16 मार्च तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेज में। दोस्तों, जिसमें हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मॉरिशस विजिट, फेस्टिवल ऑफ लेटर 2025, मध्य प्रदेश का माधव नेशनल पार्क बना भारत का 98वां टाइगर रिजर्व, उपभोक्ता अधिकार दिवस के साथ साथ और भी इस वीक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं इस वीक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस की यात्रा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 से 12 मार्च 2 दिवसीय मॉरिशस के ऑफिशियल दौरे पर थे। वे मॉरिशस के 97वें राष्ट्रीय दिवस के चीफ गेस्ट थे। इस दौरान उन्होंने मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड के ऑफ द इंडियन ओशियन दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के पीएम डॉक्टर नवी चंद्रा राम गुलाम के साथ बायलैटरल टॉक्स की, जिसमें 8 एग्रीमेंट्स साइन किए गए, 8 एमओयूज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए। ये एग्रीमेंट्स जो हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और कल्चरल एक्सचेंज पे फोकस्ड थे। भारत ने मॉरिशस में न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में सहायता देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री एच नवी चंद्र राम गुलाम ने अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन का संयुक्त उद्घाटन किया। यह संस्थान सार्वजनिक सेवा, सुशासन और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश का माधव नेशनल पार्क भारत का 98वां टाइगर रिजर्व बन चुका है। मध्य प्रदेश में स्थित माधव नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व बन गया है। यहाँ मध्य प्रदेश में अब 9 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ देश में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में आया था, इसके तहत बाघों के संरक्षण के लिए टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए। और टाइगर संरक्षण कानून जो अपने यहाँ इंडिया में बनाए गए हैं, हम उन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहला था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इस कानून के तहत बाघों और अन्य वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। उसके बाद आया प्रोजेक्ट टाइगर 1973, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। यह योजना नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA द्वारा संचालित होती है। दोस्तों, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA यह संस्था टाइगर रिजर्व की निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करती है। आगे हम इस संस्था द्वारा NTCA द्वारा जारी कुछ आंकड़े देख लेते हैं। दोस्तों, 2022 में इंडिया में कुल बाघों की संख्या 3167 थी, जो कि दुनिया के कुल बाघों का 70% है। भारत में प्रमुख प्रजाति जो है बाघों की, वो है बंगाल टाइगर, जिसका साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। इसे इंडेंजर्ड यानी कि संभावित विलुप्त की श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों, अभी तक 2024 तक भारत में टोटल 58 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हम देख लेते हैं, जो कि हम NTCA के वेबसाइट से ले आए हैं आपके लिए। तो सबसे पहला टाइगर रिजर्व जो था वो था जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तराखंड में है। इसे 1973-74 के बीच में बनाया गया। कान्हा टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है। जंगल बुक, इस बुक के बारे में सुना होगा, इस पर मूवी भी बन चुकी है। ये मध्य प्रदेश में है कान्हा टाइगर रिजर्व। मानस जो है असम में है। और भी जैसे सुंदरबन का टाइगर रिजर्व से वेस्ट बंगाल में रॉयल बंगाल टाइगर्स का घर माना जाता है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। रिसेंट के कुछ टाइगर रिजर्व्स हम देख लेते हैं। 53वां बना था रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में 2022 में। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व 54वां बना मध्य प्रदेश में 2023 में। गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में 2024 में बनाया गया। रत्तापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में 2024 में। माधव नेशनल पार्क, जिसके बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, वो 98वां 58th टाइगर रिजर्व हो गया है इंडिया का, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने मिशन सैफरान के तहत उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट को देश के अगले केसर उत्पादन के केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। जम्मू कश्मीर के पंपोर के बाद
अब सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में केसर की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। मेघुचा अरुणाचल प्रदेश और युकसोम सिक्किम में बड़े पैमाने पर केसर की खेती की जा रही है। भविष्य में नागालैंड और मणिपुर में भी केसर की खेती का विस्तार होगा। नेक्टर, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच इस मिशन में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार यह पहल अप्रयुक्त भूमि का उपयोग करके कृषि विकास और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है, जिससे उत्तर पूर्व भारत के एग्रीटेक सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी। दोस्तों अगला है प्रोजेक्ट हिफाजत। पंजाब सरकार ने हाल ही में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत लॉन्च किया है। यह पहल हिंसा से प्रभावित महिलाओं और बच्चों को तत्काल सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? 24x7 हेल्पलाइन है। महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 181 और बच्चों के लिए 1098 उपलब्ध है, जो 24 घंटे सहायता प्रदान करेंगे। आपातकालीन मामलों में कॉल को सीधे इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS 112 पर स्थानांतरित किया जाएगा। विभागीय समन्वय, डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन क्या है? यह परियोजना पंजाब पुलिस, सामाजिक सुरक्षा विभाग, महिला एवं विकास विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के बीच समन्वय को मजबूत करती है, ताकि पीड़ितों को समय पर बचाव, कानूनी सहायता, चिकित्सा सहायता और मानसिक समर्थन मिल सके। जिला स्तर पर कार्यान्वयन, उपायुक्तों की देखरेख में, जो कमिश्नर्स हैं उनकी देखरेख में प्रत्येक जिले में समर्पित बचाव वाहन तैनात किए जाएंगे, जो संकट काल्स का तुरंत जवाब देंगे और जमीनी स्तर पर सहायता प्रदान करेंगे। कंट्रोल रूम, चंडीगढ़ में एक अत्याधुनिक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जो कॉल ट्रैफिक को प्रबंधित करेगा, सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रसारित करेगा और निगरानी और मूल्यांकन के लिए रिपोर्ट तैयार करेगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर नोएडा सेक्टर 145 में इसका शिलान्यास किया है। यह कैंपस 15 एकड़ में फैला होगा, 1.1 मिलियन वर्ग फुट के क्षेत्रफल में बनेगा। माइक्रोसॉफ्ट का यह सेंटर AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी पर फोकस करेगा। इसके अलावा सीएम योगी ने MEQ सॉफ्टवेयर AI इंजीनियरिंग सेंटर और CPIT कैंपस नोएडा में ही इन दोनों का उद्घाटन किया। इन प्रोजेक्ट्स से राज्य में टेक्नोलॉजी और डिजिटल ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर 2 अंडरपास बनाने की योजना है और 228 करोड़ की गंगा जल परियोजना का उद्घाटन भी किया गया है, जिससे क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति सुधरेगी। दोस्तों दलाई लामा विंस गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025। हिज हॉलीनेस 14th दलाई लामा, जिनका नाम है तेंजिन गैस्तो, इन्हें गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें 31 मार्च को धर्मशाला, भारत में ग्रैंड सेरेमनी में प्रदान किया जाएगा। दोस्तों आगे हम कुछ और जान लेते हैं। तिब्बतन प्लेट्यू, जिसे थर्ड पोल भी कहा जाता है, एशिया के लिए एक महत्वपूर्ण फ्रेश वाटर सोर्स है। दलाई लामा ने इसके इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन की अर्जेंट नीड को हाईलाइट किया। हम गोल्ड मर्करी इंटरनेशनल अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। गोल्ड इंटरनेशनल मर्करी जो एक संस्था है जो 1961 से पीस और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। इसके पास्ट अवार्डी रह चुके हैं रोनाल्ड रिएगन, गेराल्ड फोर्ड, अनवर सदात, प्रोफेसर रॉबर्ट गैलो, यूनिसेफ और रेड क्रॉस। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 7 से 12 मार्च तक फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन दिल्ली में किया। यह साहित्य अकादमी द्वारा किया गया। यह आयोजन नई दिल्ली के रविंद्र भवन में किया गया। यह एशिया का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव माना जाता है, जिसमें देश भर के 50 से अधिक भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 700 लेखक शामिल हुए। महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया, जबकि प्रख्यात अंग्रेजी नाटककार महेश दत्तानी इस पुरस्कार समारोह के मुख्य अतिथि रहे, जिसमें 23 भाषाओं में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए गए। भारत के संविधान में 22 भाषाएं हैं प्लस एक इंग्लिश की भाषा है, टोटल हो गए 23। तो इन 23 भाषाओं में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए गए। थोड़ा सा हम साहित्य अकादमी के बारे में जान लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। यह पुरस्कार 1954 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। साहित्य अकादमी भारत का राष्ट्रीय पत्र अकादमी है। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में प्रदान किए गए थे। आगे हम साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 के विनर्स को देख लेते हैं।
जो कि अलग अलग लैंग्वेजेज के लिए दिया जाता है, 23 लैंग्वेज के लिए इंग्लिश सहित। तो हिंदी में जो मिला है, मैं जब तक आई बाहर, ये पोइट्री है गगन गिल जी का, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी दिया गया 2024 का। और भी सारे लैंग्वेजेस का यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। इंग्लिश स्प्रिट नाइट्स नोवेल है, जो ईस्टरीन कायर का नोवेल है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी मिला है। और उर्दू के लिए एक क्रिटिसिज्म रचना है, बेनुल अलूमी तनकीद, प्रोफेसर अतिकुल्लाह को दिया गया है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025, भारतीय रिजर्व बैंक को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। यह डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड सेंट्रल बैंकिंग लंदन यूके द्वारा प्रदान किया गया। यह पुरस्कार आरबीआई के डिजिटल इनिशिएटिव्स प्रवाह और सारथी के लिए दिया गया है। आइए हम जान लेते हैं प्रवाह क्या है और सारथी क्या है। सारथी सिस्टम, जो कि जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया था आरबीआई द्वारा, यह आरबीआई के आंतरिक वर्कफ्लो को डिजिटलाइज करता है, जिससे कार्य क्षमता बढ़ती है। प्रवाह सिस्टम मई 2024 में आया। बाहरी उपयोगकर्ताओं को रेगुलेटरी एप्लीकेशन डिजिटल रूप से सबमिट करने की सुविधा देता है। अगला है दोस्तों अट्टुक्कल पोंगला। यह दुनिया का सबसे बड़ा महिला उत्सव है। केरल के अट्टुक्कल भगवती मंदिर तिरुवनंतपुरम में जो कि स्थित है, वहाँ पर मनाया जाने वाला अट्टुक्कल पोंगला दुनिया में सबसे बड़ा महिला धार्मिक समारोह में से एक है। यह 13 मार्च को आयोजित हुआ था और इसमें बहुत ही भारी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। महिलाएं पोंगला यानी कि चावल, गुड़ और नारियल से बना प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में बनाकर अट्टुक्कल अम्मा का आशीर्वाद मांगती हैं। सड़कों पर हजारों चूल्हे जलते हैं और पूरा शहर भक्ति से भर जाता है। यह उत्सव गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। 2009 में 2.5 मिलियन महिलाएं इसमें शामिल हुई थी। इस अवसर पर केरल सरकार ने पब्लिक हॉलिडे घोषित किया और ट्रैफिक कंट्रोल और हेल्थ क्लिनिक की व्यवस्था की। यह पर्व महिलाओं की भक्ति, एकता और परंपरा का अद्भुत उदाहरण है। दोस्तों अगला है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025, जो कि 15 मार्च को हर साल मनाया जाता है। इस बार का जो थीम है वो है ए जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल के लिए न्यायसंगत परिवर्तन। इसके जो मुख्य पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। यह दिन ग्लोबल कंज्यूमर राइट्स और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कंज्यूमर इंटरनेशनल ने 1983 में की थी। जॉन एफ कैनेडी, जो कि एक अमेरिकन राष्ट्रपति थे, इन्होंने 1962 में कंज्यूमर राइट्स पर पहली बार बात रखी थी। भारत में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत कंज्यूमर राइट्स को सुरक्षित किया गया है। यह दिन कंज्यूमर्स को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता है और इथिकल तथा सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देता है। दोस्तों इसके लिए हमने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, जिस पे आप जाके देख सकते हैं, जिसमें हम विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, नेशनल यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, दोनों के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। भारत में पहली बार कब उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया गया था, कब उपभोक्ता संरक्षण एक्ट आया था, 1986 में आया था, जिसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल में वीडियो बना रखी है और उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम याद रखेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जिसे किस अधिनियम को निरस्त करके लागू किया गया था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को पहला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ था, इसलिए 24 दिसंबर को हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। दोस्तों अगला है वर्ल्ड स्लीप डे, जो कि 14 मार्च को मनाया गया। इस बार का थीम था मेक स्लीप हेल्थ ए प्रियोरिटी। तो वर्ल्ड स्लीप डे जो है वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी द्वारा शुरू किया गया था, ताकि नींद के महत्व और इसके स्वास्थ्य पर प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। अच्छी नींद मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। पुअर स्लीप से ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट डिजीज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों अभी रिसेंट में WHO ने एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड 2024 का डेटा रिलीज किया है। इससे पहले WHO ने 2021 में अपने ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस को अपडेट किया था, जिसमें PM 2.5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर और अन्य पॉल्यूटेंट्स के लिए रिकमेंडेड लिमिट को और स्ट्रिक्ट बनाया था। 2024 के
ताज़ा डेटा के अनुसार सिर्फ 7 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने इस स्टैंडर्ड्स को पूरा किया। वो 7 कंट्रीज हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहामास, बर्बाडोस, ग्रेनाडा, एस्टोनिया और आइसलैंड। दोस्तों, चाड और बांग्लादेश दुनिया की सबसे प्रदूषित देश हैं, जहां WHO की गाइडलाइन से 15 गुना अधिक प्रदूषण दर्ज किया गया। दोस्तों, भारत के बारे में जान लेते हैं। भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश रहा, जबकि मेघालय के बर्नीहाट शहर सबसे प्रदूषित शहर का स्थान प्राप्त किया, जहां PM 2.5 स्तर 128 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 12 जो हैं वो भारत के ही हैं। अमेरिका ने बजट कटौती के कारण अपना वैश्विक वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम बंद कर दिया, जिससे 34 देशों में प्रदूषण निगरानी पर प्रभाव पड़ेगा। विशेष रूप से अफ्रीका में जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती गर्मी और जंगलों की आग से प्रदूषण और गंभीर होने की संभावना है। दोस्तों, रिसेंटली महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का फाइनल खेला गया मुंबई में। तो महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 जो है ये तीसरा संस्करण था, जो कि 14 फरवरी से 15 मार्च तक आयोजित रहा। इस टूर्नामेंट में 5 टीमों ने हिस्सा लिया: मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जायंट्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, यूपी वॉरियर्स। टूर्नामेंट के मैच 4 शहरों में खेले गए: बड़ोदरा, लखनऊ, मुंबई और बेंगलुरु। फाइनल मुकाबला जो है 15 मार्च को मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला गया, जिसमें मुंबई इंडियंस ने दिल्ली को हराकर अपना दूसरा WPL खिताब जीता। 3 संस्करण हो चुके हैं, जिसमें से 2 मुंबई जीत चुका है, एक दिल्ली कैपिटल जो कि पिछली बार 2024 वाला जीता था। सबसे प्रमुख प्रदर्शन जो रहे हैं उसमें ऑरेंज कैप, जो कि सर्वाधिक रन बनाने के लिए दिया जाता है, वो मिला है नेट स्कीवर ब्रंट, मुंबई इंडियंस के बैट्समैन हैं जिन्होंने 523 रन बनाए। पर्पल कैप, जो कि सबसे अधिक विकेट लेने के लिए दिया जाता है, अमेलिया केर, जो कि मुंबई इंडियंस की प्लेयर रहीं, और हेले मैथ्यूज, ये भी मुंबई इंडियंस की रहीं। इन्हें संयुक्त रूप से 18 विकेट के लिए पर्पल कैप दिया गया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नेट स्क्वेयर ब्रंट, मुंबई इंडियंस की रहीं। तो ये रहा आपका WPL। दोस्तों, अगला है भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स, नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू हुआ। इंडिया की 145 सदस्यीय टीम इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है, जिसमें पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट परवीन, हाई जंप नवदीप, इनको तो आप सभी जानते होंगे, जेवलिन थ्रोअर हैं जो कि धर्मवीर, क्लब थ्रो खेलते हैं, ये सब शामिल हैं। हालांकि सुमित अंतिल, जो कि 2 बार पैरा ओलंपिक चैंपियन रह चुके हैं, और एगेस काथुनिया, ये भी मेडलिस्ट रह चुके हैं 2 बार, इस इवेंट में भाग नहीं ले रहे हैं। 19 देशों के 105 पैरा एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं इस आयोजन में, जिसमें सऊदी अरेबिया, जर्मनी, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, नेपाल, भूटान और श्रीलंका की टीमें भाग ले रही हैं। UAE, जो हाल ही में फाजा पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 दुबई में 21 मेडल जीत कर आई है, इस इवेंट में भी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। कजाकिस्तान, जिसने 2022 में एशियन पैरा गेम्स में 41 मेडल, 8 गोल्ड जीते थे, इस इवेंट में भी शानदार प्रदर्शन करने के लिए तैयार। दोस्तों, नेक्स्ट है ब्राह्मा स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025। इसका आयोजन 8 से 15 मार्च ट्यूरिन इटली में किया गया। यह पहली बार था जब इटली ने इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी की। इसका आयोजन 100 से अधिक देशों के 1500 एथलीटों ने भाग लिया इस आयोजन में। भारत के 49 सदस्यीय दल, जिसमें 30 एथलीट और 19 सपोर्ट स्टाफ शामिल हैं, इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने 33 पदक, 8 स्वर्ण, 18 रजत और 7 कांस्य जीते। भारतीय टीम ने स्नो शोइंग, अल्पाइन स्काइंग और स्नोबोर्डिंग में बेहतरीन प्रदर्शन किया। समीर यादव और भारती ने स्नोबोर्डिंग में स्वर्ण पदक जीता। दोस्तों, हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे रिलेटेड।
माइक्रोसॉफ्ट का नया इंडिया डेवलपमेंट सेंटर IDC किस शहर में बनेगा? तो नोएडा में, अभी हमने पढ़ा था। अगला है प्रोजेक्ट हिफाजत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रोजेक्ट हिफाजत का मुख्य उद्देश्य पंजाब गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया है। साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ, रविंद्र हॉल में। नेक्स्ट है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेटेड? तो 15 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 15 मार्च को पहली बार जॉन एफ कैनेडी 1962 में कंज्यूमर राइट्स को लेकर बात किए थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम क्या रही इस बार? तो ए जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, सस्टेनेबल सतत लाइफ स्टाइल के लिए न्याय संगत परिवर्तन, जो इस बार का थीम रहा है। अगला क्वेश्चन है 2025 में गोल्ड मर्करी अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया दलाई लामा जी को। किस योगदान के लिए दिया गया? अगला क्वेश्चन ये है। तो कल्चरल पीस, कंपैशन और सस्टेनेबिलिटी के लिए, कल्चर ऑफ पीस, कंपैशन एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM मोदी ने मास्टर्स में किस संस्थान का उद्घाटन किया? तो तो इस सही होगा अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन, ऑप्शन बी सही है। मॉरिशस का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है जिसमें PM मोदी मुख्य अतिथि थे? तो 12 मार्च को मनाया गया, जिसमें PM मोदी मुख्य गेस्ट थे। मॉरिशस के किस सम्मान से PM मोदी को नवाजा गया? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन।